वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हम इको का फर्स्ट पेपर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। एंड ये फाइनल एग्जाम जो आपका होने वाला है 15 ही तारीख को आपका एग्जाम है। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें एंड इवनिंग का ये 16 को होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इको का पेपर जो आपका आएगा किस पैटर्न से आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे इसके अंदर और ये पेपर नंबर 1 है आपका। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बच्चों की इससे रिलेटेड क्वेरीज आई थी कि आप जो है इकोनॉमिक्स का पेपर डालें और बहुत सारे कमेंट है इसको लेके। इको के पेपर में प्रॉब्लम्स ये होती है, देखिए इको हमारे पास थी नहीं तो हमको इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। एंड इसके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पास भी थे तो हम बना लेते। बट इसके लिए अलग से इसके लिए समझना पड़ता है, सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, चैप्टर्स को, तब जाकर ये कहीं सैंपल पेपर बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम इको का पेपर डिस्कस करेंगे एंड इस पेपर को की बात करें हम 3 घंटे आपके पास रहते हैं पेपर को करने के लिए। 80 नंबर का इको का पेपर होगा। एंड यहाँ पे सामान्य निर्देश की बात करें तो ये पेपर थोड़ा फॉर्मेट इसका बाकी पेपरों से अलग है। यहाँ पे देखेंगे इको यानी इकोनॉमिक्स में आपकी 2 किताबें हैं, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, एक वैशिष्ट अर्थशास्त्र। ये जो 2 किताबें हैं ये आपकी दोनों अलग अलग किताबें जो है सेक्शन ए में जैसे ये किताब दे दिया गया है एंड सेक्शन बी में ये वाली किताब दे दिया गया है। तो सेक्शन ए आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे पैटर्न में होगा जैसे सेक्शन ए में यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के जो देखने के मिलेंगे। तो सेक्शन ए में जो होगा ये एमसीक्यू वाले 10 होंगे, फिर सेक्शन बी आएगा आपका उसके अंदर 10 होंगे। ऐसी आगे बात करें 4 लघु उत्तरीय प्रश्न बोला गया है जो कि 3 अंक के होंगे। तो 4 में से 2 इसमें होंगे आपके और 2 इसमें होंगे। तो इस तरह से ये डिवाइड है, ठीक है। तो मैं आगे आपको समझा भी दूंगा अच्छे से। बाकी पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 34 आएंगे। एक सेक्शन आपका 17 क्वेश्चन का होगा। तो ये पैटर्न है, आप सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अब आगे। एंड यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप, इसमें आगे बताया गया जैसे 4 अंक के क्वेश्चन यहाँ पे 6 बोला गया है एंड 6 अंकों के 4 क्वेश्चन यहाँ पे बोले गए। एंड यहाँ पे वर्ड लिमिट भी आपको बता दिया गया, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में करवाया जाता है आपको। तो यहाँ पे मीडियम इंग्लिश है ये, आप यहाँ पे देख पाएंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका बुक है उसका। हम चलते हैं यहाँ पे सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में जो है आपका अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पहली जो किताब है आपकी, सेक्शन ए में पूरी ये किताबों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला, यहाँ पे बोला गया है मेरा दोस्त अतुल जो जो क्या है एक गायक है यानी सिंगर है कि आज के 2 क्रियाकलाप इसके नीचे दिए गए। इन्होंने 2 क्रियाकलाप यानी 2 काम किए, ये नीचे दिए हुए हैं। जैसे पहला बोला गया है सुबह उसने गायन के लिए मंच पर एक कार्यक्रम किया तथा फीस के रूप में उसने जो है 10,000 रुपए जो है प्राप्त किए। तो एक काम तो ये हो गया इनका। दूसरा क्या है, शाम को हमने उसकी 4 वर्ष की बेटी का जन्मदिन घर पर मनाया और उसके लिए उसने एक गाना गाया। तो अगर हम देखें तो इसने पैसे के लिए काम किया, लेकिन अपनी बेटी के लिए पैसे के लिए थोड़ी नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या है, कमाई है इसकी, काम है इसका ये। बट ये इसका वर्क के अंदर नहीं आएगा, यानी आर्थिक क्रियाकलाप है ये और ये गैर आर्थिक क्रियाकलाप है। अगर ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो दिया होगा एक आर्थिक क्रियाकलाप है पहला और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो का है वही सही हो जाएगा इसका, बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। इसी क्वेश्चन को देखिए, टू एक्टिविटीज ऑफ माय फ्रेंड अतुल हु इज अ सिंगर आर गिवन बिलो। जैसे इन्होंने पहला एक्टिविटी क्या किया, इन द मॉर्निंग ही डिड अ प्रोग्राम ऑन स्टेज फॉर सिंगिंग एंड गॉट 10,000 एज फीस। फीस के रूप में इन्होंने 10,000 रुपए लिया। सेकंड दिया है, इन द इवनिंग वी सेलिब्रेटेड हर 4 year old daughter's birthday at home and she sung a song for her। तो यहाँ पे द एक्टिविटी इज फर्स्ट जो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड दूसरा जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समावेशी श्रृंखला के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन आपको पहचानना है। तो समावेशी श्रृंखला क्या होती है, जिसकी ऊपरी सीमा का मान उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है। ऊपरी सीमा का जो मान है वो उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है, तो वो क्या आएगी समावेशी श्रृंखला के अंदर। तो ये जो आपका क है वो इसका सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको आंसर्स बता दे रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव सीरीज। तो द वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द सेम क्लास
इंटरवल। तो ऑप्शन ए है वही इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अर्थशास्त्र को परिभाषित किया जा सकता है कि लोग, अर्थशास्त्र को परिभाषित कैसे किया जा सकता है? आप सभी ने अर्थशास्त्र पढ़ी है, तो सबसे पहले अगर आप 11th क्लास में, तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट को कैसे जो है परिभाषित, यानी उसको कहते किसे, जैसे हिस्ट्री कहते किसे, जैसे इतिहास से आप क्या समझते, तो बीती हुई कल की जो बातें हैं जब उसको हम किताबों में पढ़ते तो एक तरह से इतिहास कहलाता है। ऐसी पॉलिटिकल क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, आप पढ़ते हैं। ऐसी अर्थशास्त्र है उसको परिभाषित किया जाता है कि लोग जो है ऐसे संसाधन जिसका जो बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं, उसका उचित उपयोग ही क्या है, अ, अर्थशास्त्र है। तो अगर हम देखें यहाँ पे वैसे ऑप्शन दिया है, अपने असीमित संसाधनों का प्रयोग, आय का अर्जन, दुर्लभ संसाधनों का उचित उपयोग से संतुष्टि, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में शिक्षा की प्राप्ति। अगर हम देखें तो ऐसे संसाधन जो दुर्लभ है यानी बहुत कम है, खत्म होने की कगार पे, उनका उचित उपयोग से संतुष्टि क्या है, उसका अध्ययन ही क्या है, अर्थशास्त्र है। ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखें हम इसको, इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल तो सेटिस्फैक्शन विद फेयर यूज ऑफ जो है स्केर्स रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है सांख्यिकी विधि के चरणों का सही क्रम क्या है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आंकड़ों का संग्रहण हो गया, संगठन हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, विश्लेषण हो गया और निर्वचन हो गया। यही क्या है, सही क्रम है। आपने अगर चैप्टर देखा होगा तो ये चैप्टर आपके ऐसे ही है। पहले आंकड़ों का संग्रहण हो गया, संगठन होता है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, उसका विश्लेषण होता है, फिर निर्वचन होता है। तो यही क्या है, सांख्यिकी विधि के जो चरण है वो सही क्रम में है। ऑप्शन का ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी आगे और ऑप्शंस आप देख पाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम, जिसको इंग्लिश मीडियम में देखें। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ जो है स्टैटिकल मेथड इज जो है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये आपका ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। 5वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो इनमें से आंकड़े एकत्रित करने की कौन सी मुख्य विधि नहीं है, तो प्रश्नावली, साक्षात्कार, द्वितीय आंकड़े के द्वारा। तो ये सभी क्या है, इनमें से आंकड़े एकत्रित करने की कौन सी मुख्य विधि नहीं है ये कहा गया था, बट ये सभी क्या है, मुख्य विधियों के अंदर आते हैं। आपका ऑप्शन का हो गया, आपका ऑप्शन खा हो गया और ग हो गया, ये तीनों ही मुख्य विधि के अंदर आते हैं। तो उपरोक्त सभी आंकड़े एकत्रित करने की विधियां है। आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है पॉपुलेशन, हाँ ये आपका कट हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। एंड यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा, ये रहता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सही विकल्प का चयन करना है आपको। एक खुले सिर वाली श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं दी होती, ये भी सही हो जाएगा। पहले वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होती है वो नहीं दी जाती है। एंड दूसरा क्या है, अंतिम वर्ग अंतराल की सीमा, ऊपरी सीमा नहीं दी होती, तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन ख और का दोनों ही है राइट आंसर। अगर हम देखें ऑप्शन घ को, तो क तथा ख या दोनों में से कोई एक, ये दोनों ही सही है। एक खुले सिर वाली श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसका क्या है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं दी होती, या अंतिम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा नहीं दी होती। तो ये दोनों ही अगर हम देखें तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर निकलकर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इसी को देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो एन ओपन एंडेड चेन इज अ चेन इन विच, तो यहाँ पे देखें हम, द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल वुड नॉट have been given and the upper limit of the last class interval would not have been given। और दोनों में से दोनों ही सही है, या दोनों में से आप एक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे both A and B और any one of the two, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ चलते, तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर को निम्नलिखित में साप्ताहिक परिवर्तन के संदर्भ में समझा जाता है। तो ये है आपका WPI, वो इसका ऑप्शन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इससे जो है महंगाई दर को साप्ताहिक परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है कि एक हफ्ते में महंगाई दर कितनी हुई है, तो वो WPI है, उसके माध्यम से ही पता किया जाता है। अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन रेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वीकली चेंजेस इन द फॉलोइंग। तो WPI इसके माध्यम से वीकली, यानी आप देखते होंगे जैसे सप्ताह का 1 तारीख है और 7 तारीख है, तो
तो इसके बीच जो महंगाई दर बढ़ी है या घटी है, इसको हम डब्ल्यूपीआई इसके माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर क्या रिजल्ट निकला है। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आएँगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है अनुसंधान विधि की प्रक्रिया में एकत्रित किए गए मौलिक आंकड़े क्या कहलाते हैं? अनुसंधान विधि की प्रक्रिया में जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। ऑप्शन क इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए द ओरिजिनल डाटा कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च मेथड इज कॉल्ड, तो यहाँ पे प्राइमरी डाटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक अच्छी प्रश्नावली में नहीं होना चाहिए, तो क्या चीज? प्रश्नों की सीमित संख्या, प्रश्नों का उचित क्रम, सरल व छोटे प्रश्न, ये तीनों ही होने चाहिए बट अवांछनीय प्रश्न ऑप्शन का इसका राइट आंसर है, क्योंकि नहीं होना चाहिए बोला गया है। आपने अगर क्लास 10th में मैथ पढ़ी होगी, ठीक है, एंड मैथ के अंदर आपने प्रश्नावली देखी होगी, प्रश्नावली 1.1 और 1.2, तो वहां पे देखेंगे प्रश्नों की सीमित संख्या होती थी, उचित क्रम हुआ करता था और सरल और छोटे प्रश्न हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे हार्ड हुआ करते थे। तो ये एक अच्छी प्रश्नावली में जो है नहीं होना चाहिए, वो है अवांछनीय प्रश्न, बाकी ये चीजें होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है कि एक अच्छी प्रश्नावली में होना चाहिए, तो इन तीनों में से अगर कोई चीज है ऑप्शन में, तो इन तीनों में से ही कोई राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। अ गुड क्वेश्चनर शुड नॉट कंटेन, तो यहाँ पे जो है अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, ऑप्शन ए निकलकर इसका राइट आंसर आ जाएगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ चले हम। 10वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोगकर्ता को जांच लेना चाहिए। जो द्वितीय आंकड़े के जो प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रयोग करने वाले होते हैं प्रयोगकर्ता, उसको जांच लेना चाहिए क्या? आंकड़ों का उपयोगिता, ठीक है, आंकड़ों की विश्वसनीयता या जो है आंकड़ों की पर्याप्तता। तो यहाँ पे उपयोग क्या है? विश्वसनीयता और एक पर्याप्तता। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। जो द्वितीय आंकड़े के प्रयोग करता है उनको ये सारी चीजें ही जांचनी होती है, तो ये इसका ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। 10वें को ही अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, द यूजर ऑफ जो है सेकेंडरी डाटा शुड चेक, तो क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ डाटा, रियलिटी ऑफ डाटा एंड एडुकेसी ऑफ डाटा। यहाँ पे और तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आपने जो देखा 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन, ये आपका सेक्शन ए ही चल रहा है, एंड इसके अंदर ये इस वाली बुक का आपने जो देखा अर्थशास्त्र में, ठीक है, यहाँ पे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये आपका 1 से 10 तक क्वेश्चन हो गया है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे आपके आगे जो है एमसीक्यू के अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे आगे चले हम, तो यहाँ पे आपको आंसर्स देने होंगे पूरे, जैसे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, ये आपसे पूछा गया 11वें क्वेश्चन में। तो एंड इसके क्वेश्चन हम मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि कितने नंबर का है, जैसे कि मैं आपको लेके चलूँ एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे 1 अंक के बाद जो है सभी 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? 4 क्वेश्चंस होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, एंड ये 4 क्वेश्चन पूरे पेपर का बता रहा है, बट ये सेक्शन ए में जो रहेगा ये 2 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर। तो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है आपकी सेक्शन ए और बी, और दोनों बुक के अकॉर्डिंग ही डिवाइड है। पहले में आपकी एक बुक है, दूसरे में आपकी एक बुक है। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व यहाँ पे बोला गया है। सांख्यिकी का क्या महत्व रहता है? तो अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी का क्या महत्व रहता है? उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी अगर देखें हम, तो भिन्न आय वाले व्यक्ति अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यह हम उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं। उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने, जीवन स्तर को सुधारने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होते हैं। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को अगर हम देखें, तो जो लोग काम करते हैं और आय अपना यानी कमाई करते हैं, उसका यूज वो किस तरह से करते हैं, वो इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। उपभोग एक के अंतर्गत सांख्यिकी को देखें हम, तो वो अपना जो भी बजट है, 1 महीने में आपको कितना बजट बनाना है, किस तरह से काम होगा, तो ये सारी चीजें जो है इसी के माध्यम से आती है। ये हमारा एक हो जाएगा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को। उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी, इससे क्या होता है? सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उत्पादन संबंधी आंकड़े मांग तथा पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने में उपयोगी एवं सहायक है, क्योंकि इनके आधार पर वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। तो इसमें एक चीज और, उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी, इसमें क्या होता है कि हम पिछली डिटेल से जो हमारे जैसे 1 महीना पहले अगर हम डिटेल देखें, मान लेते हैं हमारे हम कोई काम करते, कोई चीज बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं पेन, ठीक है? हम पेन बनाते हैं और पेन हमारा पिछले मंथ जो है वो 1000 पेन बिका था, तो हम उससे डिटेल निकाल लेते हैं। पिछले जो भी हमारे डेटा थे उसके अकॉर्डिंग कि कितना जो है हमें बनाना है, उत्पादन करना है, क्या आंकड़े रहेंगे, मांग कितनी है, कितनी हमें पूर्ति करनी है, ये सारी चीजें क्या है, इसका महत्व एक ये भी कह सकते हैं आप, उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी और वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी।
इसमें क्या होता है, उत्पादन के विभिन्न कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या का समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें क्या है, इनकी जो समस्या रहती है वितरण की, इसका भी सॉल्यूशन किया जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस जो है इकोनॉमिक्स की ये इंपॉर्टेंस। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के जो है इंपॉर्टेंस क्या क्या है अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया हुआ है, स्टैटिक्स अंडर जो है कंज्यूमशन यहाँ पे हो जाएगा, स्टैटिक्स अंडर जो है प्रोडक्शन हो जाएगा, एंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। तो तीनों ही एक्सप्लेन किए गए इंग्लिश मीडियम में, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां, आरेखीय चित्रीय प्रस्तुतिकरण का वर्णन करना है। तो आरेखीय चित्रीय जो प्रस्तुतिकरण है, इसमें क्या होता है, जब हम किसी डेटा को आरेख के माध्यम से, जैसे इसके 3 टाइप होते हैं, ज्यामितीय चित्र, आवर्ती चित्र या रेखीय ग्राफ। आपने देखे होंगे, आपने 10th में मैथ में ये सारी चीजें करी होंगी। तो इसके माध्यम से जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, अपना डेटा है हमारे पास और इसके माध्यम से हम कोई डेटा बनाते हैं, जैसे आपने बनाया होगा, ठीक है, 10th के अंदर आपने बनाया होगा, इसके माध्यम से करते हैं तो हम अध्ययन आसानी से कर पाते, आसान हो जाता है। तो ये इसका फायदा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी इस विधि में पाठ्य तथा सारणीय प्रस्तुतिकरण की तुलना में आंकड़ों के द्वारा आंकड़ों का प्रभावपूर्ण और काल्पनिक तथा तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाता है। सामान्य प्रयोग में प्रस्तुतिकरण के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ अगर आप देखें तो ज्यामितीय चित्र है, इसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है आंकड़ों को, आवृत्ति चित्र या रेखीय ग्राफ, इन माध्यम से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। आपने इस सबका यूज किया होगा अगर आप 10th में मैथ लिए थे तो। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, 3 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे जियोमेट्रिक ड्राइंग्स हो गया, फ्रीक्वेंसी डायग्राम हो गया, लाइनर ग्राफ हो गया, ग्राफ हो गया। तो इनके माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड ये डेटा को समझने के लिए इजी हो जाता है कि कौन सी, आप देखते होंगे जैसे पॉपुलेशन की निकालते हैं हम, किस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे हम देशों के नाम लिख देते हैं, एंड इससे हमें इजीली पता चल पाता है कि कौन सा देश जो है फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो ये सब हम प्रस्तुत करते हैं जब आरेखीय चित्र के माध्यम से, तो ईज़ी हो जाता है समझना। एंड इसके अंदर और दिया हुआ है सूचकांक के प्रकारों को लेकर। सूचकांक के कई टाइप 3 प्रकार होते हैं, जैसे कीमत सूचकांक, मात्रात्मक सूचकांक और मूल्य सूचकांक। ये 3 टाइप है। अगर हम सबसे पहले कीमत सूचकांक की बात करें, तो ये एक निश्चित समय अवधि में कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यानी 1 महीने में अगर हम देखें तो कीमतों में कितना बदलाव आया उसको मापता है। वर्तमान सूचकांक के उदाहरण जैसे थोक मूल्य कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक या जीवन निर्वाह लागत सूचकांक आते हैं इसके अंदर। मात्रात्मक सूचकांक की बात करें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उत्पादित या उपभोग वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन की माप है, जैसे औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। और मूल्य सूचकांक की अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत उत्पादित या आयातित या निर्यातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में परिवर्तन की तुलनात्मक माप की जाती है कि कितना प्राइस में बढ़ा है घटा है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सूचकांक के प्रकार। एंड इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स हो गया, क्वांटिटिव जो है यहाँ पे हो गया, एंड प्राइस इंडेक्स हो गया। एक तरह से इसको भी प्राइस के अंदर ही ला दिया है, बाकी इसको आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 टाइप के होते हैं सूचकांक के प्रकार, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक कीमत और मूल्य मतलब वैल्यू यहाँ पे कह सकते हैं आप, यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम में है, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो जरूर वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। 13वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे, आंकड़ों के वर्गीकरण के विभिन्न तरीकों और विधियों की व्याख्या। जब हम आंकड़े देखते हैं, हमारे पास आंकड़े मतलब होता क्या है, हमारे पास कोई डेटा है तो उसका वर्गीकरण विभिन्न तरीकों और विधियों से किया जाता है। अगर आप देखेंगे कोई आंकड़ा है आपके पास, तो हम कोई भी आंकड़ा, जैसे अगर हम देखें इसके कई टाइप होते हैं, कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम होता है, कितने टाइम में हुआ, जैसे वर्ष, तिमाही, मासिक या साप्ताहिक। जैसे एक हफ्ते के अंदर कितनी अर्निंग हुई है, कितना सेल हुआ है, इसको हम रखते हैं कालानुक्रमिक वर्गीकरण में। जब हम टाइम की बात कर रहे हो, ये इसके अंदर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एंड स्थानिक वितरण के अंदर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे हुआ, जैसे देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के अनुसार इसमें भाटा जो है वर्गीकरण किया जाता है स्थानिक वितरण में, ठीक है। स्थानिक वर्गीकरण में गुणात्मक वर्गीकरण क्या होता है, इसमें विशेषताएं आती है, जैसे राष्ट्रीयता, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक वैवाहिक स्थिति आदि को गुण कहते हैं।
इन्हें मापा नहीं जा सकता है। इन गुणों का गुणात्मक विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों को ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। इसको मापना आसान नहीं है, मतलब मापा ही नहीं जा सकता, लेकिन ये चीजें इसके अंदर बताई जाती है। एक होता है मात्रात्मक वर्गीकरण, जैसे मात्रात्मक में क्या होता है, ऊंचाई हो गया, भार हो गया, आयु हो गया, छात्रों के अंक हो गए, ये सभी जो आते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण में आते हैं। जैसे स्कूल्स में आप देखेंगे टीचर्स जो नंबर दिए जाते हैं वो मात्रात्मक वर्गीकरण के अंदर ही आते हैं। तो ये है आपका कई टाइप के हम जो आंकड़े रहते हैं उसको बांटते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम वाइज, जगह वाइज हो गया, गुणों के आधार पर या मात्रा के आधार पर। तो ये चीजें हैं जो हम बांटते हैं आंकड़ों को। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आप। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। रॉ डाटा कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द स्टडी। द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज फॉलो। तो यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया, स्पेटियल जो है क्लासिफिकेशन आ गया, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन आ गया, या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मात्रात्मक जिसे बोलेंगे यहाँ पे मात्रात्मक। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14वां। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 का वर्ग अंतराल लेकर समावेशी विधि द्वारा एक बारंबारता जो है वितरण तैयार करना है। तो ये आपके क्वेश्चन दिए होंगे। एंड यहाँ पे आंसर की बात करें तो बारंबारता वितरण किस तरह से, वर्ग अंतराल बोला गया था 7 का, तो यहाँ पे 7 का लिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे मिलान चिन्ह किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से राइट आंसर यहाँ पे कुछ इस तरह से डायग्राम में बनाया गया। मैथ में अगर आपने मैथ करी होगी तो आपको ये बारंबारता बनाने आती होगी, वर्ग अंतराल। ऐसा नहीं है सभी बच्चों ने मैथ करी तो सबको आता होगा, कुछ कुछ बच्चे भूल गए हों जिनको बिल्कुल भी नहीं आता हो, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस से। तो ये आपका हो जाएगा 14वां क्वेश्चन। ये क्या है कि आपको खुद से ही करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण बताइए। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या क्या होते हैं, तो मैं हमने ऊपर भी डिस्कस किया था 2-3 चीजें, जिसके अंदर जो है प्रश्नावली ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा जो है कठिन नहीं होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए और छोटे होने चाहिए। ये चीजें आप लिख ही सकते हैं इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया अन्वेषक का परिचय तथा अन्वेषक के उद्देश्य का विवरण दिया जाना चाहिए। प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए, यानी शुरू में क्या है, इजी क्वेश्चन से लेकर धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन में बदलना चाहिए। प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न दोहरी नकारात्मक वाले नहीं होने चाहिए। संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए, या प्रश्न के उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए, यानी पहले ही जो है आपको उत्तर का संकेत मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छी प्रश्नावली के ये गुण होते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, स्टेट द मेरिट ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पर्पस शुड बी गिवन। यहाँ पे पर्पस दिया होना चाहिए। द क्वेश्चनर शुड नॉट बी टू लॉन्ग, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चनर शुड स्टार्ट विद जनरल क्वेश्चंस एंड मूव टुवर्ड्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस। क्वेश्चंस शुड बी सिंपल एंड क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन शुड नॉट बी डबल नेगेटिव, should not be indicative क्वेश्चंस। यहाँ पे द क्वेश्चन शुड नॉट बी इंडिकेट द चॉइस ऑफ आंसर। तो ये चीजें होनी चाहिए अच्छी किसी भी प्रश्नावली में, क्वेश्चनर में, गुड क्वेश्चनर में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है समांतर मध्य माध्य के गुण एवं दोष आपको बताना है। समांतर मध्य के गुण और दोष क्या क्या है। तो अगर समांतर मध्य को अगर हम देखें तो गणना में सरल होता है, यानी गिनती में हमें सरल पड़ता है, इसे सभी मूल्यों पर आधारित होता है। ये समांतर मध्य का मान निश्चित होता है, इन आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। तो ये इसके गुण हो गए, अच्छी बातें हो गई, लेकिन वहीं इसकी कुछ कमियां भी है, दोष भी है। अगर हम उनको देखें क्या क्या है। सीमांत मूल्य का प्रभाव, यहाँ पे देखिए गलत निष्कर्ष संभव, यदि आंकड़े गुणात्मक हो तो माध्य संभव नहीं, ग्राफ से माध्य संभव नहीं होता है। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा समांतर मध्य के गुण और दोषों में। एंड अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में देखें, स्टेट द मेरिट्स एंड जो है डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे सिंपल होता है कैलकुलेट करने में, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ जो है अर्थमेटिक मीन एंड नो नीड टू ऑर्गेनाइज डाटा। तो ये आपका गुण हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम दोष देखें तो इफेक्ट ऑफ जो है मॉनिकल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, पॉसिबल रॉन्ग जो है कंक्लूजन आ जाएगा इफ द डाटा इज क्वालिटेटिव
देन मीन इज नॉट पॉसिबल, मीन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम ग्राफ, तो ये इसकी कमियां हैं। तो ये आप लिख सकते हैं इसके आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ। वर्गीकरण का समावेशी विधि से क्या तात्पर्य है? इस विधि में क्यों तथा कैसे वर्ग अंतराल में समायोजन किया जाता है तथा इसे अपवर्जी बनाया जाता है, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाना है। तो वर्गीकरण की समावेशी विधि से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले अगर उसे हम देखें तो समावेशी विधि में निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा दोनों ही वर्ग अंतराल का हिस्सा होती है। एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर देखें तो 10 से 19, 20 से 29, एक वर्ग की सीमा व अगले वर्ग की सीमा में अंतर या अंशतता पाई जाती है। इस कारण दोनों सीमाओं के मध्य आने वाले मानों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 19.5 को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अंततः संततता को सुनिश्चित करने के लिए समायोजन किया जाता है। ये तो हो गया। इस विधि में क्यों तथा कैसे वर्ग अंतराल में समायोजन किया जाता है तथा इसे अपवर्जी बनाया जाता है, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से आपको समझाना है। वर्ग अंतराल के बीच समायोजन को अगर हम देखें तो सर्वप्रथम पहले ही वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्ग की निम्न सीमा में घटाएंगे, जैसे 10 से 19, 20 से 29, फिर 20 से 19 यहाँ पे बताया गया। प्राप्त किए गए अंतर को 2 से विभाजित किया जाता है, जैसे 1 पाया गया उससे 2 से विभाजित कर दिया तो ये आया। सीमाओं में से घटाना तथा उस सीमाओं को जोड़ना, सभी वर्गों की निम्न सीमा से 0.5 घटाना है, फिर इससे 10 से घटाया गया 9 से, फिर यहाँ पे देखेंगे 19.5 आया यहाँ पे। तो सभी वर्गों की उच्च सीमा में 5 जोड़ने के पर क्या आता है? ये आता है। समायोजन के पश्चात नए वर्ग जो अगर हम देखें यहाँ पे दिया हुआ है बन गए हैं, इससे आंकड़े की संततता की प्राप्ति हुई है एवं तथा श्रृंखला अपवर्जी बन जाती है। तो कुछ इस तरह से इसको किया गया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख पाएंगे। व्हाट इज मीन बाय इंक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन? Why and how in this method adjustment is done in class interval and it is made exclusive, explain with the help of the numerical example। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आपका जो है सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 17 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड हाँ, ये आज का वीडियो था पार्ट 1 का। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा जो कि बॉक्स के अंदर होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी हाँ, हमने क्लास 11th के लिए जो है सैंपल्स पेपर बनाए हुए हैं क्लास 11th के लिए। अगर आप 10-10 सैंपल पेपर, जैसे पॉलिटिकल के 10, इंग्लिश के 10 सैंपल पेपर और भी सब्जेक्ट के, आप व्हाट्सएप पे जाकर जो है उसकी डिटेल्स ले सकते हैं कि कौन कौन से बन गए। आपको शुरू में ही बता दिया गया था, तो वहां पे आपको नंबर दिख गया होगा, वहां से आप पता कर पाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के बन गए। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप पे आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस सैंपल पेपर को लेकर आप बहुत अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। 10-10 सैंपल आपके लिए 10-10 सैंपल पेपर बनाए गए हैं एंड जल्दी जो है और सब्जेक्ट के भी बना के आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी 10 जो है आप पॉलिटिकल के ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बनाए हुए हैं। बाकी यही था आज का वीडियो। सैंपल पेपर को आप ले सकते हैं, आपको नंबर दिख जाएगा स्क्रीन पे, अगर आपने पहली क्लिप देखी होगी तो वहां से आप पता कर पाएंगे। बाकी कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी कृष्णा साहनी 08 करके जो है आपको मिल जाएगी। कहानी 08 करके आप सर्च कर पाएंगे जो इंस्टाग्राम पे जाके, तो वहाँ पे आपको आईडी मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहता है तो वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।